देखिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 देख रहे थे। इस अब अपन थोड़ा है बंद पत्र अध्याय 33 देखेंगे। बंद पत्र की जो है रकम है 440 सेक्शन बंद पत्र की रकम और उसे घटाना, सेक्शन 440 ये बंद पत्र की रकम से संबंधित है। बंद पत्र की रकम और घटाना, बंद पत्र कैसे संबंधित है? बंद पत्र से, ठीक है। बॉन्ड की रकमों से संबंधित है और उसे घटाने से संबंधित है। अब बात आती है कि बंद पत्र की जो है रकम कितनी होगी। तो प्रत्येक बंद पत्र की रकम परिस्थितियों के अनुसार तय की जाती है। कैसे तय की जाती है? परिस्थितियों के अनुसार तय की जाती है या परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है, जो अत्यधिक नहीं होगी। ठीक है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि बंद पत्र ऐसा नहीं कि भाई कोई दे ही नहीं पाए, अत्यधिक आपने लगा लिया वो दे ही नहीं पा रहे, तो हर आदमी की परिस्थिति अलग होती है, तो उसके अनुसार उसको तय किया जाता है कि किससे जो है कितनी जो है बंद पत्र की रकम को जो है लेना है। तो उस हिसाब से परिस्थितियों को देखते हुए, हर आदमी की परिस्थिति अलग होती है, स्तर अलग होता है, तो उसी हिसाब से जो है बंद पत्र की रकम को तय किया जाता है, जो अत्यधिक नहीं होगी। ठीक है, याद रखेंगे। तो परिस्थितियों के अनुसार तय की जाती है और अत्यधिक नहीं होगी। परिस्थिति देख के, परिस्थिति देख के तय की जाती है और अत्यधिक नहीं होगी, ये तो सभी जानते हैं, अत्यधिक नहीं होगी। जो दो बातें हैं इसमें, ठीक है। एक तो परिस्थितियों को ध्यान में रख के तय किया जाएगा और अत्यधिक नहीं होगी। ठीक है। इसके अलावा उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा अपेक्षित जमानत की रकम घटाई जाए। कौन कौन घटाने का अधिकार किस किस को है? हाई कोर्ट को और सेशन को। हाई कोर्ट और आपका सेशन। कभी कभी इनको लगता है कि जो निचला न्यायालय है उन्होंने जो बंद पत्र की रकम है ज्यादा लगा दी है, या ज्यादा बंद पत्र की रकम भरवा ली है, या बंद पत्र की रकम जो है ज्यादा है। तो उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट जैसी भी स्थिति हो क्योंकि आप जानते हैं कि न्यायालय में भी भरवाया जाता है, पुलिस में भी भरवाया जाता है, थाने में भी भरवाया जाता है बंद पत्र की रकम को जो है घटाने का। जो बंद पत्र की जो रकम है उसको जो है घटाने का आदेश दे सकते हैं। घटाने का, बंद पत्र की रकम को घटाने का आदेश कौन दे सकता है? आपका सेशन दे सकता है और हाई कोर्ट दे सकता है। ये किसी पुलिस अधिकारी को या न्यायालय को, जो निचला न्यायालय है, उनको आदेश दिया जा सकता है कि जो बंद पत्र में आपने रकम लगाई है उसको घटाया जाए। जमानत पर छोड़ने के लिए आपने बंद पत्र जो भरवाया है और उसकी जो रकम है वो अत्यधिक है, इसीलिए उसको घटाया जाए। ये कौन दे सकता है? सेशन और हाई कोर्ट दे सकता है। ठीक है, अब देखिए 441 कहता है अभियुक्त और प्रतिभुओं का बंद पत्र, इसी से संबंधित है ये भी। देखिए ये क्या कहता है, इसमें 4 क्लॉज दे रखे हैं। पहला क्लॉज कहता है किसी भी व्यक्ति के 441 है ना, 441 कहता है किसी भी व्यक्ति के जमानत पर छोड़े जाने या उसके बंद पत्र पर छोड़े जाने के पूर्व उस व्यक्ति द्वारा, और जब वह जमानत पर छोड़ा जाता है तब एक या अधिक पर्याप्त प्रतिभुओं द्वारा इतनी धनराशि के लिए जितनी यथास्थिति पुलिस अधिकारी या न्यायालय पर्याप्त समझे, इस शर्त का बंद पत्र निष्पादित किया जाएगा कि ऐसा व्यक्ति बंद पत्र में वर्णित समय और स्थान पर हाजिर होगा, और जब तक यथास्थिति पुलिस अधिकारी या न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं दिया जाता इस प्रकार बराबर हाजिर होता रहेगा। तो ये उपस्थिति के लिए है। क्या कह रहा है? अभियुक्त और प्रतिभुओं का बंद पत्र किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़े जाने के समय। प्रतिभुओं का बंद पत्र मतलब गारंटर जो लगते हैं ना, उनकी बात कह रहा है। आपकी जमानत भराई जाती है, बंद पत्र भराया जाता है तो कहते हैं भाई कोई व्यक्ति ले आओ, कोई गारंटर ले आओ जो आपकी तरफ से गारंटी दे आपकी उपस्थिति के लिए। उपस्थिति के लिए गारंटी, सीधी बात है, उपस्थिति के लिए गारंटी। ठीक है, ये सेक्शन इसी पर है। उपस्थिति के लिए गारंटी भी भरवाई जा सकती है। गारंटी स्वाभाविक सी बात है किसी अन्य व्यक्ति की भरवाई जाएगी जो आपकी गारंटी लेके भाई ये समय पर उपस्थित होगा जब भी आपको चाहे न्यायालय में बुलाया जाए, चाहे थाने में बुलाया जाए, जब भी आपको बुलाया जाएगा, जब भी उसको बुलाया जाएगा वो उपस्थित होगा, इसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम इसको उपस्थित कराएंगे। तो ऐसी गारंटी भरवाई जा सकती है उससे।
जब उसको छोड़ा जाता है तो उसकी गारंटी भरवाई जा सकती है किसी अन्य व्यक्ति से कि भाई इसको समय पर उपस्थित करेगा। ठीक है। दूसरा कहता है जहां किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के लिए कोई शर्त अधिरोपित की गई है वहां बंद पत्र में वह शर्त भी अंतर्भुक्त होगी। सिंपल सी बात है कि अगर शर्त लगाई जाती है तो बंद पत्र में वो शर्तों को भी शामिल किया जाएगा। स्पेशली बंद पत्र में शर्त भी लिखी जाएगी कि ये कंडीशन है, इन कंडीशनों के हिसाब से, इन शर्तों के हिसाब से आपको छोड़ा जा रहा है, तो उन शर्तों का भी उल्लेख जो है बंद पत्र में किया जाएगा। इसके अलावा तीसरा क्लॉज कहता है यदि मामले में ऐसा अपेक्षित है तो बंद पत्र द्वारा जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति से को अपेक्षा किए जाने पर आरोप का उत्तर देने के लिए उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय या अन्य न्यायालय में हाजिर होने के लिए भी आबद्ध किया जाएगा। ये कह रहा है कि यदि आवश्यक होता है तो बंद पत्र द्वारा जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति को अपेक्षा किए जाने पर, मतलब जब भी जरूरत होती, जिस न्यायालय ने दिया वहां तो भाई आप उपस्थित हो गई होगे। इसके अलावा जब आपसे अपेक्षा की जाती है तो आप हाई कोर्ट, सेशन और या अन्य न्यायालय में हाजिर होने के लिए भी आपको आबद्ध किया जा सकता है, बुलाया जा सकता है। हाई कोर्ट में भी बुलाया जा सकता है, सेशन में भी बुलाया जा सकता है या अन्य कोर्ट में जहां जरूरत हो, अन्य न्यायालय में भी जो है उपस्थिति के लिए आपको बुलाया जा सकता है या कह लीजिए बाध्य किया जा सकता है। ठीक है, जब जमानत पर आपको बंद पत्र भरा के छोड़ा जाता है तो। चौथा क्लॉज कहता है यह अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए कि क्या प्रतिभू पर्याप्त है अथवा नहीं, न्यायालय शपथ पत्रों को प्रतिभूओं के पर्याप्त या उपयुक्त होने के बारे में उसमें अंतर्विष्ट बातों के सबूत के रूप में स्वीकार कर सकता है, अथवा यदि न्यायालय आवश्यक समझे तो वह ऐसा पर्याप्त या उपयुक्त होने के बारे में या तो स्वयं जांच कर सकता है या अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट से जांच। ये प्रतिभूओं के बारे में कह रहा है कि भाई प्रतिभू पर्याप्त है या नहीं, उसकी वैल्यू जब लगाते हैं ना कि भाई बाकी में जो आपसे जितनी गारंटी ली जा रही है क्या उसकी गारंटी की है ये चीज। मान लो आपको जमीन का टुकड़ा रखाया है, किताबें अधिकतर मोस्टली लगती हैं, तो अब जमीन का टुकड़ा लगाया तो उसका वैल्यूएशन कराना कि भाई वाकई में जिस इतनी कीमत की है कि नहीं जितनी हम उन्होंने मांगी है, तो न्यायालय उसकी जांच कर सकता है या अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय से उसकी जांच करा सकता है। और जो भी कथन है उनको जो है साक्ष्य रूप में, जो भी उसमें कथन दिए गए हैं उनको साक्ष्य रूप में लिया जा सकता है। तो न्यायालय कुल मिलाकर उसका निर्धारण करेगा, या तो खुद ही जांच कर लेगा या अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय से उसकी जांच करा सकता है प्रतिभूओं के बारे में कि ये पर्याप्त गारंटी है या नहीं। ठीक है, जो भी रकम भरवाई जा रही है उसके बारे में मान लीजिए आपने अधिकतर किताबें लगाते हैं गांव के लोग, है ना, हालांकि एफडी वगैरह भी लग जाती है, तो न्यायालय ये देखता है कि वाकई में ये सही है, पर्याप्त है या नहीं। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा किताब ये होता है जो आपकी खेत की किताब होती है ना, वो ही लगाई जाती है, अधिकतर वही लगाई जाती हैं क्योंकि उनपे जमानत जल्दी स्वीकार हो जाती है। ठीक है, हालांकि एफडी भी लग जाती है और बहुत सी चीजें लग जाती हैं क्योंकि सर उसमें पैसों से मतलब होता है, लेकिन मोस्टली जो है खेत की जो किताबें होती हैं आपकी वही लगाई जाती है अधिकतर। सेक्शन देखिए एक और है 441 ए, ये आपका जोड़ा गया है 2005 में। ये कहता है प्रतिभूओं द्वारा घोषणा है, ये 2005 में जोड़ा गया है, 2005 में जोड़ा गया घोषणा, ये इसको याद रखना है, 2005 में जोड़ा गया है। ये कौन कह रहा है? प्रतिभूओं द्वारा घोषणा यानी गारंटर द्वारा घोषणा। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो जमानत पर अभियुक्त व्यक्ति के छोड़े जाने के लिए उसका प्रतिभू है यानी गारंटर है, न्यायालय के समक्ष ऐसे व्यक्तियों के बारे में घोषणा करेगा जिनके लिए उसने प्रतिभू दी है, जिसके अंतर्गत अभियुक्त भी है, उसमें सभी सुसंगत विशिष्टियां दी जाएंगी। तो ये कह रहा है घोषणा करेगा अपनी तरफ से। कौन करेगा? जो गारंटर है, जिसकी गारंटी कुल मिला के मान लीजिए हम किसी की जमानत भरने जाते हैं न्यायालय में, तो एक हमारे लिए एक प्रोविजन कर दिया गया है कि हम उन बातों के बारे में जो हम लगा रहे हैं, अपने जैसी अपनी जमीन लगा रहे हैं, कागज लगा रहे हैं, तो उनके बारे में घोषणा कराएंगे कि ये भाई सही है, किसी और मतलब और बंधक नहीं है, बहुत सारी चीजें, तो उसके बारे में हमारे तरीके से क्या की जाएगी? घोषणा की जाएगी। जो गारंटी दे रहा है उसकी तरफ से एक घोषणा की जाएगी। ठीक है, तो ये घोषणा के बारे में जोड़ा गया, केवल इतना सेक्शन ये याद रखना कि प्रतिभू की घोषणा कहाँ है? 441 ए में। ठीक है, तो ये दो चीजें इसमें आपको याद रखना है। अब आता है 442 सेक्शन। 442 कहता है अभिरक्षा से उन्मोचन है जी, ये उन्मोचन है, काय से? कस्टडी से, अभिरक्षा से उन्मोचन के बारे में कहा गया है इसमें। ठीक है, कस्टडी से जो है उन्मोचन है।
ये क्या है, कई बार ऐसा होता है ना तो छोड़ना पड़ता है, उसके बारे में पहला देखिए 42 से 442, पहला दो क्लॉज है इसमें। पहला लिखा है जो ही बंद पत्र निष्पादित कर दिया जाता है क्यों ही वह व्यक्ति जिसकी हाजिरी के लिए निष्पादित किया गया है छोड़ दिया जाएगा, और जब वह जेल में है तो उसकी जमानत मंजूर करने वाला न्यायालय जेल के भारसाधक अधिकारी को उसके छोड़े जाने के लिए आदेश जारी करेगा और वह अधिकारी आदेश की प्राप्ति पर उसे छोड़ देगा। अब आप कहोगे काय का छोड़ा जा रहा है भाई, यार सीधी सी बात है भाई, जब उस बंद पत्र क्यों भरा रहे हैं, जमानत के लिए तो भरा रहे हैं। बंद पत्र किस लिए भरवाया जा रहा है, जमानत के लिए। जैसे ही वो बंद पत्र भर देगा, स्वाभाविक सी बात है, अब जिसने बंद पत्र भर दिया न्यायालय ने उसका बंद पत्र स्वीकार कर लिया, उसकी जमानत बंद पत्र स्वीकार करने का मतलब है जमानत स्वीकार कर लेना। अब न्यायालय ने उसकी जब जमानत स्वीकार कर ली है तो क्या उसको जेल में रखा जाएगा, तो उसको उन्मोचित कर दिया जाएगा, उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। वही बात इसमें कहा है कि जैसे ही बंद पत्र निष्पादित हो जाता है, बंद पत्र निष्पादन का अर्थ है न्यायालय ने बंद पत्र स्वीकार कर लिया, ठीक है, न्यायालय ने आपकी जमानत स्वीकार कर ली, सीधा सा मतलब यही है। जब न्यायालय ने आपकी जमानत स्वीकार कर ली, अगर आप वो जो व्यक्ति था जेल में था तो जेल के भारसाधक व्यक्ति जो भारसाधक अधिकारी होता है उसके द्वारा उसको छोड़ दिया जाएगा, उन्मोचित कर दिया जाएगा, या अन्य स्थान पे है तो अन्य स्थान पर जो है, जैसे मान लो जेल में था तो जेल के भारसाधक अधिकारी को न्यायालय आदेश जारी करेगा कि इसको छोड़ दिया जाए, अगर थाने में तो थाने के भारसाधक अधिकारी को आदेश करेगा कि भी इसको छोड़ दिया जाए, जैसी भी स्थिति हो, है ना। तो जैसी भी स्थिति है उसके हिसाब से उसको छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे न्यायालय क्या करेगा, एक आदेश जारी करेगा उसके लिए और उसको तत्काल जैसे ही वो आदेश उन्हें मिलेगा वो उसको छोड़ देंगे, जमानत का आदेश कहते हैं जिसे, वो मिलेगा वो जेल का भारसाधक अधिकारी क्या करेगा, उस व्यक्ति को डिस्चार्ज कर देगा, छोड़ देगा। दूसरा है इस धारा की, यह धारा 436 437 की कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को छोड़े जाने की अपेक्षा करने वाली ना समझी जाएगी जो ऐसी बात के लिए निरुद्ध किए जाने का भागी है जो उस बात से भिन्न है जिसके बारे में बंद पत्र निष्पादित किया गया है। ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि 436 और 37 के अधीन अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार है तो उस पर लागू नहीं होगी, कब लागू नहीं होगी, तो ये कह रहा है कि भाई जिसके लिए बंद पत्र निष्पादित किया गया, मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जिस चीज के लिए बंद पत्र निष्पादित किया गया है केवल उसी अपराध के लिए उसे छोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं कि बंद पत्र किसी और चीज के लिए भरवाया गया था और आप कहो कि नहीं हमें उस अपराध में दूसरे अपराध 436 37 के अधीन अगर गिरफ्तार है तो हमें छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। तो जिस अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है उसी अपराध का बंद पत्र, उसी मामले में बंद पत्र होना चाहिए तभी छोड़ा जाएगा, अन्यथा नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। जिस अपराध के लिए आपको जमानत दी गई है उसी अपराध के मामले में आपको छोड़ा जाएगा। मान लो आपके दो एक कई अपराध होते हैं ना, एक अपराध में आपका स्वीकार कर लिया दूसरे में नहीं किया है, तो एक में तो मान लीजिएगा कि स्वीकार होगा लेकिन दूसरे में भी तो चाहिए तभी तो छोड़ा जाएगा। तो वही बात कह रहा है कि जिस मामले में आपका बंद पत्र स्वीकार किया गया है या कह लीजिए जिन मामले में आपकी जमानत स्वीकार की गई है उन्हीं मामलों में आपको छोड़ा जाएगा, अन्यथा नहीं छोड़ा जाएगा। अभिरक्षा से उन्मोचन हो गया। अब है 443, जब पहले ली गई जमानत अपर्याप्त है तब पर्याप्त जमानत के लिए आदेश देने की शक्ति। सेक्शन 443, ये सब प्रक्रिया है, सिंपल सी प्रक्रिया है। ये क्या कह रहा है भाई 443, ये कह रहा है कि जमानत अपर्याप्त है, मतलब पहले जमानत जो भरवाई थी वो न्यायालय को लगता है कि भाई जो गारंटी ली है, जो जमानत ली है वो कम है, अब और लेना चाहिए, तो क्या और नहीं ले सकता, अलग से भरवा सकता है न्यायालय कि नहीं भैया इससे काम नहीं चलेगा और आप जो है नई जमानत की व्यवस्था करो या और जमानत की व्यवस्था करो। ये देखिए क्या कहता है ये कहता है यदि भूल या कपट के कारण या अन्यथा अपर्याप्त प्रतिभूत स्वीकार कर लिए गए हैं, ये गलती हो ही जाती है। देखिए कह रहा है भूल हो गई है, कई बार हो जाता है कि भूल हो गया, कोई ने कपट कर दिया है ना। भूल मतलब ऐसा हो गया कि न्यायालय भूल गया कि न्यायालय अनुमान नहीं लगा पाया कि भाई इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन ठीक नहीं कर पाया, भूल हो गया। कपट ऐसा हो गया कि किसी ने अपनी जो भूमि थी, मान लो भूमि का उदाहरण ले रहे हैं हम, कि मान लो उसकी भूमि थी, उसने अपना भूमि का वैल्यूएशन ज्यादा करके बताया न्यायालय को, नहीं साहब हमारी तो बड़ी महंगी भूमि है, बोले यहाँ तो ये रेट चल रहा, जबकि वास्तविकता में वो नहीं था, है ना, उस हिसाब से कपट हो गया। या अन्य कोई आधार हो सकता है, अन्य कोई आधार हो सकता है या अन्य कोई आधार हो सकता है, उन आधारों पर अपर्याप्त न्यायालय को लगता है कि प्रतिभूति है, मतलब जो गारंटी ली थी वो पर्याप्त नहीं, अपर्याप्त है। अपर्याप्त का मतलब पूरी नहीं है, जितना लेना चाहिए था उतना नहीं लिया गया आपसे। आपसे 100 रुपए लेना थे, हमने 10 ही रुपए लिए, तो हम आपसे 10 ये नहीं खाएंगे कि भाई 90 रुपए और दो हमें,
व्यवस्था करूं, तो वही बात यहाँ है कि आपसे 100 रुपए की बात हुई थी, आपने 90 पकड़ा दिए, 10 का नोट पे 1 जीरो बढ़ा के बोला यही है कपट करा, बोले यही है 100 का नोट नया आया है ना, तो क्या हो गया, ये कपट हो गया। या भूल गए हमने हमने जल्दबाजी में 10 के नोट को 100 का समझ के ले लिया ना, तो ये भूल हो जाती है। ऐसे जैसे हमसे भूल हो जाती है, वैसे न्यायालय से भी भूल हो जाती है, कपट भी हो जाता है, कई व्यक्ति कपट छल भी कर लेते हैं, या अन्य कोई कारण भी हो सकते हैं जिसके आधार पर न्यायालय को लगता है कि जो प्रतिभूति है वो अपर्याप्त है। तो क्या करेगा न्यायालय, अपर्याप्त प्रतिभूति स्वीकार कर ली गई है, अथवा यदि वे बाद में अपर्याप्त हो जाते हैं, या फिर वो बाद में अपर्याप्त हो जाते हैं, पहले नहीं थे, पहले सही था लेकिन बाद में कम हो गई रकम, ठीक है, अपर्याप्त हो जाते, तो न्यायालय यह निर्देश देते हुए गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है कि जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति को उसके समक्ष लाया जाए और उसे पर्याप्त प्रतिभूति देने का आदेश दे सकता है, और उससे ऐसा करने में असफल रहने पर उसे जेल में सुपुर्द कर सकता है। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि आप कहोगे कि भाई पैसे में क्या करेगा, क्या प्रक्रिया न्यायालय अपनाएगा। स्वाभाविक सी बात है, जिस व्यक्ति से भूल की वजह से, कपट की वजह से, या अन्यथा या बाद में जो प्रतिभूति थी वो अपर्याप्त हो जाती है, तो न्यायालय क्या करेगा, स्वाभाविक सी बात है, अब वो खुला घूम रहा है यानी जमानत पर है, तो न्यायालय क्या करेगा, वारंट जारी करेगा उसके लिए, क्या करेगा, वारंट जारी करेगा। वारंट जारी करके क्या करेगा, वारंट क्यों जारी किया जाता है, न्यायालय में उपस्थिति के लिए, न्यायालय में उपस्थिति के लिए ही तो जारी किया जाता है, तो न्यायालय क्या करेगा, वारंट जारी कर देगा उसे। वारंट जारी करने के बाद क्या किया जाएगा, ये जब पुलिस वाला उसे पकड़ के लाएगा न्यायालय के समक्ष, न्यायालय के समक्ष जब उसे पकड़ के लाया जाएगा, तो न्यायालय उससे कहेगा कि भैया ये आपकी प्रतिभूति है, और प्रतिभूतियों की व्यवस्था कर लीजिए, या नई प्रतिभूति की भी आगे बात आएगी, वो भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो। नई प्रतिभूति भी मांग लेता है कई बार न्यायालय, है ना, वो आगे आएगी बात, अलग सेक्शन में दिखा है, लेकिन इसमें भी आप उसको समझ सकते हो। या अपर्याप्त हो जाती तो नई, आगे पढ़ेंगे तो नई प्रतिभूति भी मांग सकता है, तो न्यायालय क्या करेगा भाई, उससे प्रतिभूति मांगेगा, उससे प्रतिभूति मांगेगा, जमानत प्रतिभूति बंध पत्र मांगेगा कि भाई बंध पत्र अपर्याप्त है, दोबारा दूसरा बंध पत्र की व्यवस्था करो, या अतिरिक्त जो रकम रह गई उसकी व्यवस्था करो, उसके लिए और व्यवस्था करो। अगर नहीं करता तो क्या करेगा, अगर नहीं करेगा तो जेल जाएगा, और क्या करेगा, न्यायालय जेल का वारंट बना देगा, जेल भेज देगा। अगर आप जमानत नहीं दोगे, आपकी जो जमानत अपर्याप्त हो गई है और आप जमानत नहीं देते हो, तो क्या करेगा न्यायालय, जेल का वारंट बना देगा और जेल भेज देगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसी में देख लीजिए सेक्शन 444, ये क्या कहता है भाई, ये कहता है प्रतिभूओं का उन्मोचन, ये भी इंपॉर्टेंट उन्मोचन है जी किसका उन्मोचन है, प्रतिभूओं का, गारंटर का उन्मोचन, जो गारंटी दे रहा उसका उन्मोचन है, प्रतिभूओं का, गारंटी देने वाले का, गारंटी देने वाले का, या जमानत देने वाले का, गारंटी या जमानत लिख सकते हैं, देने वाले का, ठीक है, किसका उन्मोचन हो रहा है, गारंटी देने वाले का या जमानत देने वाले का। ये कह रहा है कोई भी प्रतिभूति किसी भी समय स्वयं को उन्मोचित किए जाने हेतु मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है। देखिए जबरन तो नहीं दे सकता ना किसी से, क्या पहले हमारे अच्छे संबंध थे, हमने आपकी गारंटी दे दी, अब हम आप पे विश्वास नहीं करते, हमको पता है कि भैया आपने हमारा नाम लगा दिया है, अब आप हमारी बात मांगोगे नहीं, न्यायालय में पेश होगे नहीं, तो हम इससे अच्छा है कि हम विधेय, हमने कहा कि भैया हम नहीं देना चाहते इसकी गारंटी, तो हम किसी भी समय न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं, किसी भी समय, ये बहुत याद रखना, ये क्वेश्चन किसी भी समय आपके नॉलेज के लिए, जब आप वकील हो, कई बार क्या होता है, एक बार गारंटी भरवा देते हैं न्यायालय तो बड़ी दिक्कत करते हैं, कई लोग कहते हैं कि साहब हमारा, हमने मान लो अपनी एफडी लगा दी है, अब उसको मुक्ति करा दिया जाए, तो बाबू लोग, कई लोग आपको उल्लू बनाए, बोले अब नहीं कटेगी, अब नहीं हट सकती, क्यों नहीं हट सकती, ये सेक्शन कहता है, बताओ उसे कि ये सेक्शन 444 कह रहा है कि भाई हटाइए उसकी, जब चाहे तब, ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई फाउंडेशन, भाई हम देना नहीं चाहते अब गारंटी उसकी, तो हम जब चाहे तब आवेदन लगा सकते हैं कि मजिस्ट्रेट के, जिस मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, कौन से मजिस्ट्रेट के जिस न्यायालय ने जमानत दी थी उसी न्यायालय में आपको एक आवेदन लगाना पड़ेगा, तो एक आवेदन लगा के कह सकते हो न्यायालय से कि भैया हम इसकी अब जो है गारंटी नहीं देना चाहते, तो आप एक आवेदन कर सकते हो न्यायालय में, मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आप आवेदन कर सकते हो, किसी भी समय कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि भाई अब नहीं होगा, कई लोग उल्लू बनाते हैं, बाबू लोग उल्लू बनाएंगे या कई लोग उल्लू बनाएंगे, बोले अब नहीं कट पाएगी, अब तुमने दे दी अब ना कटेगी, कटेगी क्यों नहीं,
ये सारा 444 कह रही है, तो आप लगा दो आवेदन 444 की मेरी काट की जाए। तो फिर अब इसकी अगर कट जाएगी, ये हटा लेगा, तो फिर क्या हो, तो न्यायालय वो आगे पढ़ेगी, आगे प्रक्रिया आएगी। जब ये अपनी गारंटी वापस ले लेगा तो न्यायालय क्या करेगा, उससे दूसरी प्रति भी मांगेगा, उसको बुलाएगा, कहेगा भैया ये तो हट गए, अब नहीं ले आओ, दूसरी व्यवस्था करो या फिर जेल जाओ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये अपनी प्रतिभूति वापस ले सकता है, गारंटी वापस ले सकता है किसी भी समय वो मजिस्ट्रेट को आवेदन पर मजिस्ट्रेट छोड़े गए व्यक्ति को अपने समक्ष लाने हेतु गिरफ्तारी वारंट जारी करेगा। स्वाभाविक सी बात है, जब ये अपने आवेदन वापस ले मतलब आवेदन लगाएगा अपनी गारंटी के लिए, तो न्यायालय क्या करेगा, फिर से गिरफ्तारी वारंट जारी करना पड़ेगा। किसके लिए, जिसको जमानत दी थी उसके लिए न्यायालय को क्या करना पड़ेगा, वारंट जारी करना पड़ेगा। वारंट जारी करके क्या करेगा न्यायालय, उसको बुलाएगा अपने पास बुला के उससे क्या कहेगा न्यायालय, उस व्यक्ति जो है न्यायालय के समक्ष लाया जाता है, वारंट जारी करने के बाद न्यायालय में लाया जाता है, न्यायालय क्या कहेगा, आवेदक प्रतिभूति को उन्मोचित कर देगा, मतलब इसको तो उन्मोचित कर दिया जाएगा, इसको तो छोड़ दिया जाएगा कि भैया आप तो मुक्त हो गए, आप जाइए, आपका काम खत्म, आपका कोई जिम्मेदार। अब इसकी बात आ जाएगी, जिसकी उसने जमानत दी थी, उससे न्यायालय क्या कहेगा, जिस व्यक्ति को छोड़ा था, तो छोड़े गए व्यक्ति से कहेगा कि भैया अपनी जमानत की व्यवस्था कर लो, पर्याप्त प्रतिभूति की व्यवस्था करो। काय की व्यवस्था करो, जमानत की जो भी रकम है उसकी व्यवस्था कर लो। दूसरी, क्योंकि ये तो चले गए तुम्हारे साथ छोड़ गए, प्रतिभू ना देने पर क्या करेगा, फिर यही करेगा भैया, जमानत की व्यवस्था नहीं कर पाते तो क्या करेगा, जेल भेज देगा। इससे कहेगा इनको तो उन्मोचित कर देगा, और इनसे कहेगा कि भैया अपनी व्यवस्था करिए, पर्याप्त प्रतिभू की व्यवस्था कर लीजिए, तब आपकी जमानत तो ठीक है, अन्यथा फिर जेल जाइए, नहीं कर पाते तो फिर जेल जाइए। ठीक है, ये इसका प्रोसीडिंग है। अब देखिए 446 सेक्शन यहाँ लिख लेते हैं। 446 कहता है प्रक्रिया जब बंद पत्र संप्रत कर लिया जाता है। ये कह रहा है बंद पत्र जब्त हो जाता है, उस समय क्या प्रक्रिया होगी, बंद पत्र की जब्ती है एक तरीके से। ठीक है, जब्ती याद है, एक मिनट, ठीक है। क्या लिखा है, समपहरण ही लिखेंगे अपन। काय का, बंद पत्र का। ठीक है, समपहरण हो जाता है बंद पत्र का। 446 में बताया गया है कि क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी जब बंद पत्र का जो है समर्पण हो जाता है। 445 रह गया, ओके 445 रह गया, ठीक है। 445 देख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 445 सेक्शन 445। 445 कहता है मुचलके के बजाय निक्षेप, मुचलके के बजाय निक्षेप, निक्षेप सीधा लिख लेते हैं, काय की बजाय, मुचलके की बजाय, की बजाय। मतलब उसके बदले में। देखिए ये क्या कहता है, ये कह रहा है जब किसी व्यक्ति से किसी न्यायालय या अधिकारी द्वारा प्रतिभूति सहित या रहित बंद पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की जाती है, तब न्यायालय या अधिकारी उस दशा में जब वह बंद पत्र सदाचार के लिए नहीं है, किसके लिए नहीं है, ये स्पेशल याद रखना कि सदाचार के लिए नहीं है, उसे ऐसे बंद पत्र के निष्पादन के बदले में इतनी धनराशि या रकम कि सरकारी वचन पत्र जितनी वह न्यायालय अधिकारी नियत करे निश्चित करने की अनुज्ञा दे सकता है। ये सीधा सीधा कह रहा है कि भाई कि परिशांति वाली बात इसमें लागू नहीं होगी। अगर परिशांति भंग करने के लिए किसी से भरवाया जाता है, वो वाली बात को छोड़ दिया जाए, उसके लिए तो गारंटर लगेगा, उसके लिए गारंटी देना पड़ेगी किसी, क्योंकि ये परिशांति भंग नहीं करेगा। ठीक है, अन्य मामलों में ये कह रहा है कि भैया कोई मुचलके की जगह क्या किया जा सकता है, भाई रकम सीधी भरवाई जा सकती है, रकम भी भरवाई जा सकती है, यानी प्रतिभूति जो है वो रकम के रूप में, धन के रूप में, ठीक है, भरवाया जा सकता है, जो सरकारी वचन पत्र होते हैं उसके रूप में भरवाया जा सकता है ना। जरूरी नहीं है कि भाई, देखिए मैंने कहा ना कई तरीके से भरवाया जा सकता है। बॉन्ड आप मोस्टली किताबें लग जाती हैं, आपकी खेत वगैरह की, जमीन जायदाद की, मकान की, है ना। इसके अलावा आपकी जो एफडी बनवा के रखते हैं लोग, वो भी लग जाती है ना। तो पैसा चाहिए सरकार को, या कह लीजिए न्यायालय, सरकार ही कहेंगे, तो सरकार को पैसा चाहिए,
तो पैसा किसी भी तरीके से हो सकता है। तो वो यही कह रहा है कि भाई मुचलके की जगह जो है आपकी रकम से काम चल सकता है, आप डायरेक्ट पैसा जमा कर सकते हो सरकारी बॉन्डों के रूप में। क्योंकि अब देखिए सरकार या न्यायालय डायरेक्ट पैसा तो लेता नहीं कि कैश पैसा लिए रसीद काट दी, ऐसा तो होता नहीं है। तो सरकारी जो बॉन्ड होते हैं ना उनके माध्यम से, जैसे कि सरकारी बॉन्ड कैसे भरे जाएंगे, फिर भैया वो आपकी सरकार, आप जानते ही हो कि सरकारी बॉन्ड किस तरीके से लिए जाते हैं। वो बॉन्ड होते हैं, टिकट वगैरह आते हैं उस रूप में, और भी तरीके होते हैं, उस रूप में आपसे जमा कराया जा सकता है, उस हिसाब से फिर आपको छोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो सरकार, आप कोर्ट में जाते हो तो क्या लगता है, स्टाम्प वगैरह लगते हैं, वो सब लगता है, ड्यूटी वगैरह लगती है, उस हिसाब से सरकार पैसा लेती है, न्यायालय पैसे लगते हैं, न्यायालय हर जगह एक प्रक्रिया होती है, तो उसके हिसाब से भी जो है जमानत आपकी स्वीकार की जा सकती है। ठीक है, तो सीधा मान लीजिए कि डायरेक्ट भी ले सकता है, धन के रूप में, सरकारी बॉन्ड के रूप में भराया जा सकती है रकम। ठीक है, अब ये कह रहा है समर्पण हो जाता है, जब्ती हो जाती है, ये कब होती है, बंध पत्र की जब्ती कब होती है। देखिए मान लीजिए मैंने किसी का बंध पत्र की गारंटी दी, या किसी ने बंध पत्र भरा, मान लीजिए उसने अपनी जमानत दी, बंध पत्र भरा, शर्तें थी, वो फरार हो गया, तो क्या होगा, बंध पत्र जब्त हो जाएगा। बंध पत्र होते ही इसलिए जब्त हो जाएगा, तो जब्त हो जाएगा तो फिर क्या होगा भाई, अगर जब्त हो जाता है तो क्या होगा। ये 446 की जो है प्रक्रिया आपने बताती है कि इस संहिता के अधीन अगर किसी बंध पत्र को जो है बारे में समाधानप्रद रूप से यह साबित कर दिए जाने पर कि बंध पत्र संप्रत हो चुका है, मतलब ये समाधान हो जाता है कि जब्त हो चुका है, तो न्यायालय क्या करेगा, सबूत के आधारों को अभिलिखित करेगा। सीधी सी बात है, सबूत के जिन आधारों पर उसे लगाया कि जब्त हो गया, तो उन सबूत के आधारों को अभिलिखित करेगा, और बंध पत्र से आबद्ध व्यक्ति को यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह शास्ति दे या शास्ति ना देने के कारण दर्शित करे। तो उससे क्या करेगा, या तो ये पहले तो कारण लिखेगा जिसकी वजह से वो बंध पत्र जब्त हुआ है, उसके बाद जिस व्यक्ति का बंध पत्र जब्त हुआ है उससे कहेगा कि भैया पेनल्टी भरो, और अगर पेनल्टी नहीं भर पा रहे हैं तो कारण बताओ। दो ही चीजें होती ना, पेनल्टी भरिए, शास्ति भरिए, जुर्माना दीजिए, या कारण बताइए, अगर नहीं दे पा रहे हैं तो क्यों नहीं दे पा रहे हैं आप, तो कारण, दोनों चीजें हैं, न्यायालय उससे कहेगा। अगर पर्याप्त कारण ना दर्शाए जाए या शास्ति ना दी जाने पर जुर्माने की वसूली कैसे की जाएगी, जैसे वसूली की जाती है जुर्माने की, जैसे रकम की वसूली जुर्माने की वसूली की जाती है, वैसे ही रकम की वसूली की जाएगी, जुर्माने की भांति वसूली की जाएगी। जुर्माने की भांति जो रकम है उसकी वसूली कैसे की जाएगी, जैसे कि जुर्माने की वसूली की जाती। मान ले कि उदाहरण के लिए आपका समर्पण हो गया, आपने जमीन के कागज लगा दिए थे, आपसे कहा कि भैया आप पेनल्टी, जितने कीमत का आपने भरा उतना पेनल्टी जमा करो, आप नहीं कर रहे या कारण भी नहीं बता रहे, तो फिर क्या हुआ, तो फिर उसकी जो जमीन है उसकी वसूली की जाएगी, कितनी रकम होगी वो वसूल लेंगे, बाकी वापस हो जाएगी। जैसे जुर्माना वसूला जाता है वैसे ही वो रकम को जो है वसूला जाएगा। आगे कहता है कि शास्ति की वसूली ना हो पाने की दशा में बंध पत्र से आबद्ध प्रतिभु को 6 माह तक के लिए सिविल कारावास से दंडित किया जाएगा। अब कई बार ऐसा होता है कि भाई वसूली भी नहीं हो पा रही है, तो फिर क्या करा जाएगा, 6 माह का सिविल कारावास होगा, 6 माह का सिविल कारावास, सिविल कारावास ये सजा होगी। अगर किसी भी तरीके से अगर वसूली नहीं हो पाती है, कई बार होता है कि नहीं हो पाई, तो फिर क्या होगा भैया, 6 माह तक का सिविल कारावास में जो है उस व्यक्ति को जो है भेज दिया जाएगा, 6 माह के कारावास में क्या करा जाएगा, उसको भेज दिया जाएगा। इसकी अपील आगे पढ़ेंगे हम, 446 की अपील पढ़ेंगे, 449 में आगे इसमें अपील आएगी इसकी, 446 के आदेश की जो है 449 में जो है अपील होती है, ये यहाँ लिख रहे हैं ताकि याद रहे। इसकी अपील, काय की अपील, इसकी, भैया किसी का पद पर समय पर तो हो जाता है, जब तो हो जाता है तो फिर भैया अपील होता है ना, तो वो व्यक्ति अपील कर सकता है मजिस्ट्रेट के आदेश की अपील, है ना। कहाँ करेगा मजिस्ट्रेट के आदेश की, यही देख लेते हैं, ये सत्र न्यायालय में करेगा, सेशन में होगी। ठीक है, इसके आदेश की अपील कहाँ होगी, सेशन में होगी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। सत्र न्यायालय जो आदेश उचित समझता है वो आदेश वो जो है दे सकता है, उस न्यायालय को जिसे ऐसा जारी किया गया था आदेश की अपील होती है, और सत्र न्यायालय अपने हिसाब से मामले को देखेगा और जैसा उचित समझे वैसा वो आदेश पारित कर सकता है। तो याद रखें 446 के आदेश की अपील 449 में होगी। ठीक है, किसी का बंध पत्र जब्त हो जाता है तो वो अपील करेगा, अपील करेगा कहाँ करेगा, 449 में करेगा। कौन सा न्यायालय के समक्ष करेगा, सेशन के, मजिस्ट्रेट का न्यायालय तो सेशन में करेगा अपील। ठीक है, ये अपन आगे भी देखेंगे। हाँ, अब इसको देख रहे थे अपन 446 को। इसके अलावा एक चीज और इसमें लिखी है कि अगर
न्यायालय कारण लिखते हुए कुछ सीमा तक छूट भी दे सकता है। जो रकम वगैरह है उससे न्यायालय क्या दे सकता है, छूट दे सकता है। न्यायालय जो है कारणों को लिखबद्ध करते हुए शास्ति जो लगाई गई है उसका भागते परिहार भी कर सकता है, छूट भी दे सकता है कि भैया ठीक है तुम इतना नहीं कर पा रहे, हम छूट दे रहे हैं, कारण लिख रहे हैं, और कारण लिखते हुए थोड़ी बहुत छूट भी कह दीजिए, रियायत कहते हैं, जैसे रियायत भी थोड़ी बहुत दे सकते, ये न्यायालय का विवेक है। न्यायालय रियायत देना चाहे तो रियायत दे सकता है। जब किसी अपराध के किए जाने पर बंद पर समर्पित हो जाता है, मान लीजिए अपराध की बात आती कि अपराध किया गया था और अपराध किए जाने के कारण आपका बंद पत्र समर्पित हो, कैसे आपको जमानत दी थी और कहा कि भैया अपराध नहीं करोगे, इस प्रकार का अपराध नहीं करोगे, आपने किया और इस वजह से आपका बंद पत्र जब्त हुआ है, तो ऐसे मामलों में क्या होगा, वहां उसके विरुद्ध दोष सिद्ध किए जाने पर निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि उसके प्रतिभुओं के विरुद्ध बंद पत्र समर्पण की कार्रवाई के लिए साक्ष्य में ली जाएगी। तो ये कह रहा है ऐसे व्यक्ति को तो जो है गिरफ्तार किया जाएगा और जो अपराध उसने किया है दोबारा से निकलने के बाद उसको साक्ष्य के रूप में आगे की जो भी कार्रवाई होगी साक्ष्य रूप में जो है आगे पढ़ा जाएगा, उसको एविडेंस के रूप में न्यायालय ले लेगा कि भैया ये आपने जो है इस प्रकार का अपराध किया था, इस वजह से जो है आपका जो समर्पण हो गया है रकम का। ठीक है, आगे देखिए, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, 446 ए और है बंद पत्र और जमानत का रद्दकरण। 446 ए है बंद पत्र और जमानत का रद्दकरण। देखिए 446 ए ये भी जो है आपका जोड़ा गया है, ये तो काफी पुराना है, 1980 में जोड़ा गया था 446 का ए। खैर ये नहीं पूछा जाएगा कब जोड़ा गया क्योंकि काफी पुराना। 446 ए ये कहता है बंद पत्र जमानत का रद्दकरण। बंद पत्र जमानत सेक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बंद पत्र जमानत का रद्दकरण है इसमें, इसीलिए सेक्शन याद रखना है। बंद पत्र जमानत को रद्द किया जाता है इसमें, रद्द, ठीक है, रद्द किया जाता है, तो ये याद रखना रद्दकरण से संबंधित है बंद पत्र जमानत दोनों का। ये ऊपर के सेक्शन का ही आगे का रूप है। ये कह रहा है धारा 446 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जहां इस संहिता के अधीन कोई बंद पत्र किसी मामले में हाजिर होने के लिए है और उसकी किसी शर्त के भंग होने के कारण उसका समर्पण हो जाता है, एक स्वाभाविक सी बात है, बंद पत्र हाजिरी के लिए है। ये कह रहा है हाजिरी के लिए बंद पत्र भरवाया गया था और आपने अगर उसकी किसी शर्त का उल्लंघन किया है इस वजह से वो बंद पत्र क्या हो गया है, जब्त हो गया है। तो आगे दो कंडीशन देखी है, पहला कहता है ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित बंद पत्र तथा उस मामले में उसके प्रतिभुओं द्वारा निष्पादित एक या अधिक बंद पत्र भी यदि कोई हो रद्द हो जाएंगे। स्वाभाविक सी बात है, ये कह रहा है कि उस मामले में आपकी उपस्थिति के लिए अगर बंद पत्र या हाजिरी के लिए बंद पत्र भरवाया गया था और आपने किसी शर्त का उल्लंघन किया है, तो अगर आप शर्त का उल्लंघन करते हैं तो जितने भी प्रतिभु हो, जितनी भी आपने उसमें गारंटी लगाई हो, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, खत्म हो जाए। क्योंकि भाई शर्त नहीं मानोगे तो ऐसा तो नहीं कि भैया हमने 4 लगा रखी थी गारंटी, 10 लगा रखी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने भी हैं सब की सब समाप्त कर दिए जाएंगे। दूसरा कह रहा है तत्समय ऐसा कोई व्यक्ति उस मामले में केवल अपने ही बंद पत्र पर छोड़ा नहीं जाएगा यदि यथास्थिति पुलिस अधिकारी या न्यायालय का जिसके समक्ष हाजिर होने के लिए बंद पत्र निष्पादित किया गया था यह समाधान हो जाता है कि बंद पत्र की शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहने के लिए बंद पत्र से आबद्ध व्यक्ति के पास कोई पर्याप्त कारण नहीं था। ये क्या कह रहा है, ये फिर उसके बाद की बात कह रहा है, ये आपका रद्द हो गया, अब आप कह रहे हो कि भाई दोबारा की बात आ रही है कि भाई हम दोबारा भरवाना चाहते हैं, तो ये कह रहा है भाई दोबारा तो भैया आपके व्यक्तिगत रूप से जो है बंद पत्र पर फिर नहीं छोड़ा जाएगा, व्यक्तिगत रूप से आप बंद पत्र भरवा के फिर नहीं छोड़े जाओगे। अगर आपने, देखिए ये सीधी सी बात है कि अगर आप शर्तों का उल्लंघन करोगे और दोबारा आप जमानत लेना चाहते हो या दोबारा आप आवेदन लगाते हो तो व्यक्तिगत फिर बंद पत्र नहीं चलेगा, आपकी गारंटी चलेगी, फिर तो गारंटी किसी अन्य की आपको देनी ही पड़ेगी। ठीक है, फिर खुद की गारंटी पे आपको नहीं छोड़ा जाएगा, कोई शर्तों का उल्लंघन कर रहे कौन लेगा आपकी गारंटी। कुल मिला के कह लीजिए कि विश्वास खो दिया आपने न्यायालय का। अगर आप किसी का विश्वास खो दो तो आदमी क्या कहेगा कि भैया हम तो आप पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप पे विश्वास नहीं करते, आप क्या करो किसी दूसरे व्यक्ति को लेकर के आओ,
जो आपकी गारंटी ले। तो ऐसे में न्यायालय क्या करेगा, उस व्यक्ति की जब विश्वास खो देता है तो न्यायालय उस व्यक्ति से कहेगा कि भैया दूसरा व्यक्ति लेके आओ जो आपकी गारंटी ले। आप पे तो हमें विश्वास नहीं है, आप तो बेईमान हो, आप ऐसा करते हो, ठीक है। तो वही बात यहाँ लिखी हुई है कि न्यायालय कहेगा कि भाई अब आपकी खुद की गारंटी नहीं चलेगी, भाई कोई और हो जो आपकी गारंटी दे सके तो उसको लेके आए। ये तत्पश्चात बाद की बात कह रहा है, ठीक है, जब एक बार आप शर्तों का उल्लंघन कर चुके हैं तब। परंतु आगे के लिखा है, परंतु इस संहिता की किसी अन्य उपबंध के अधीन रहते हुए उसे उस मामले में उस दशा में छोड़ा जा सकता है जब वह ऐसी धनराशि के लिए कोई नया व्यक्तिगत बंध पत्र निष्पादित कर दे और ऐसे एक या अधिक प्रतिभुओं के से बंध पत्र निष्पादित करा दे जो यथास्थिति पुलिस अधिकारी या न्यायालय पर्याप्त समझे। ये परंतु भी जोड़ दिया एक भाई कि भाई अगर वो व्यक्ति जो है नया बंध पत्र भर देता है, उस पर किसी की गारंटी मतलब पैसा भरता है और साथ में किसी व्यक्ति की गारंटी लगवा देता है। उदाहरण के लिए हमने पैसा भरा और साथ में 2 व्यक्तियों की गारंटी लगवा दी कि भैया ये लोग गारंटी दे रहे हैं, और जो धनराशि थी वो पर्याप्त लगती, न्यायालय या पुलिस अधिकारी को जो भी छोड़ता है तो फिर उसको छोड़ा जा सकता है। ठीक, 446 में ए में। अब 447 देखिए, इसमें 447 कहता है आपका प्रतिभू के दिवालिया हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने या बंध पत्र के समर्पण हो जाने की दशा में प्रक्रिया। अब ये कह रहा भाई दिवालिया हो गया, अगर प्रतिभू था कौन, गारंटर, हमने आपकी गारंटी लगाई और हम दिवालिया हो गए तो क्या होगा, या मान लीजिए हम पागल हो गए या मृत्यु हो गई या, तो क्या होगा। कुल मिला के जिसने गारंटी दी बेचारा वो कंगाल हो गया, वो पागल हो गया, मर गया, तो क्या होगा। देखिए ये कह रहा है जब इस संहिता के अधीन बंध पत्र का कोई प्रतिभू दिवालिया हो जाता है या मर जाता है, अथवा जब किसी बंध पत्र का धारा 446 के उपबंधों के अधीन समर्पण हो जाता है यानी जब्त हो जाती है, तब वह न्यायालय जिसने ऐसे आदेश बंध पत्र के लिए किया है या किया था प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को जिसने ऐसी प्रतिभूति मांगी गई थी यह आदेश दे सकता है कि वह मूल आदेश के निर्देशों के अनुसार नई प्रतिभूति दे, और यदि ऐसा प्रतिभूति ना दी जाए तो वह न्यायालय मजिस्ट्रेट ऐसी कार्रवाई कर सकता है मानो वह मूल आदेश के अनुक्रम में व्यतिक्रम किया गया है। ये क्या कह रहा है भाई, सीधी सी बात है, जब जो सामने वाला जो गारंटी दे रहा था वो दिवालिया हो गया है या मृत्यु हो गई, 2 कारण है, एक दिवालियापन है उसका और एक मृत्यु, एक 2 ही कारण है, 2 ही कारण है इसमें। एक तो दिवालियापन है उसका, दिवालियापन है, और दूसरा है मृत्यु, ये 2 ही कारण है बस, ठीक है। तो 2 ही कारण याद रखने हैं आपको, तीसरा कारण नहीं है, 2 ही कारण है, 2 के अलावा तीसरा कारण नहीं लिखा है इसमें। तो 2 ही कारण है, एक तो दिवालियापन और दूसरा है जो है इसकी मृत्यु। तो दिवालियापन और मृत्यु 2 कारण है, इस वजह से अगर उसका बॉन्ड क्या हो जाता है, निष्फल हो जाता है, या जी मान लीजिए ये लोग निष्फल हो जाते हैं तो उसका जो बॉन्ड है वो क्या करेगा, न्यायालय उसको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट उसको बुलाएगा, वो क्या कहेगा, नई प्रतिभू मांगेगा, नई मांगेगा कि भैया नई मांगी, नई प्रतिभू ले आइए, ये तो खत्म हो गए, ये तो बचे ही नहीं है, ये तो दिवालिया हो गए, तो एक काम करिए नई गारंटी ले आइए, ठीक है। और फिर वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, नई नई भरेगा तो क्या करेगा, न्यायालय जेल भेज देगा। वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वारंट जारी किया जाएगा, इनको बुलाया जाएगा अपने समक्ष, बुलाने के बाद न्यायालय कहेगा नई जमा करो, नहीं जमा करते तो क्या करा जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा वारंट बना करके, और जमा कर देते हैं तो छोड़ दिया जाएगा, कोई प्रक्रिया फिर अपनाई जाएगी। अब आता है 448 अवयस्क, ये अवयस्क है, ठीक है, अवयस्क नाबालिग। ये कहता है यदि बंध पत्र निष्पादित करने के लिए किसी न्यायालय या अधिकारी द्वारा अपेक्षित व्यक्ति अवयस्क है तो वह न्यायालय या अधिकारी उसके बदले में केवल प्रतिभू या प्रतिभुओं द्वारा निष्पादित बंध पत्र स्वीकार कर सकता है, ठीक है। केवल बंध पत्र से भी काम चल सकता है और गारंटी से भी काम चल सकता है, केवल बंध अवयस्क के मामले में। ये कह रहा है कि अवयस्क है अगर कोई व्यक्ति और उसकी जमानत अगर होनी है तो केवल गारंटी से भी काम चल सकता है या केवल मुचलका वो भर देगा उससे भी काम चल जाएगा। जो अवयस्क के मामले में न्यायालय दोनों में से कोई भी कर सकता है, केवल कोई व्यक्ति हम चले गए गारंटी दे दी बालक की, उसको जमानत मिल जाएगी, या वो अपना खुद का बॉन्ड भर देता है तो केवल उस आधार पर भी उसको जो है जमानत न्यायालय स्वीकार कर सकता है, ठीक। अब कहता है 449, ये अपील आ गई जो अपन पढ़ रहा था ना, ये अपील है, सेक्शन 449 में अपील है, काय की अपील है, 446 की, काय की अपील है, 446 की अपील है।
ठीक है, ये अपील है। 446 का जो आदेश था उसकी अपील कहाँ होगी? 449 में। मैंने बताया था आपको 446 की आदेश की अपील कहाँ होगी? 449 में। ये कब अपील होगी? जब आपका बंद पत्र जब्त हो जाता है। भाई आपका बंद पत्र जब्त हो जाता है तो आपका राइट है अपील करने का। न्यायालय ने जब्त कर लिया, आपको लगा कि नहीं न्यायालय ने गलत जब्त कर लिया भाई हमारा, हम पीड़ित हो गए तो अपील कर लो। कहाँ करोगे? सेशन में करोगे। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है धारा 446 के अधीन किए गए सभी आदेशों की निम्नलिखित अपील होगी किसी मजिस्ट्रेट द्वारा दी गए आदेश की दशा में कहाँ होगी? सेशन में होगी। जब मजिस्ट्रेट साहब ने कोई आदेश दिया है तो उसकी अपील कहाँ होगी? सेशन में होगी। ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट साहब ने कोई आदेश दिया है तो सेशन में होगी। सेशन न्यायालय द्वारा किए गए आदेश की दशा में वह न्यायालय जैसे ऐसे न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश की अपील होती है। और सेशन के मामले में कहाँ होगी अपील? तो जहां सेशन की अपील होती है वहां होगी। यहाँ ये नहीं लिखा कि कहाँ हाई कोर्ट वाई कोर्ट, ये नहीं लिखा। यहाँ ये लिखा है कि सेशन की अपील वहां होगी जहां सेशन की होती है। तो सेशन की कहाँ होती है? मोस्टली हाई कोर्ट ही में होती है, तो हाई कोर्ट में हो जाएगी। ठीक है, या फिर कोई अन्य अपीली न्यायालय है घोषित कर रखा है कि भैया ऊपर होगी तो वहां हो जाएगी। तो यहाँ इस ऐसा नहीं लिखा कि सेशन की हाई कोर्ट में होगी, सीधा लिखा है कि सेशन की अपील वहां होगी जहां होती है। सेशन की अपील कहाँ होगी? वहां होगी जहां होती है। सब जहां होती है, तो कहीं भी हो सकता है भैया, सेशन से ऊपर जहां भी होती हो। भाई कहाँ होती है? सेशन से हाईकोर्ट ही में होती है, लेकिन इन्होंने लिखा है कि जहां होती है वहां होगी। सेशन की अपील जहां होती है वहां होगी। ठीक है, और मजिस्ट्रेट की अपील तो सेशन में होगी। क्लियर लिखा है कि मजिस्ट्रेट की अपील सेशन में हो जाएगी और सेशन की अपील जहां होती है वहां होगी। है ना, जो भी अपीली न्यायालय हो सेशन का, या जिसको भी अलग से हो सकता है कि अलग से तय कर दिया जाए तो अलग से हो जाएगी, या हाई कोर्ट में होती होगी तो हाई कोर्ट में हो जाएगी। तो जहां होती है मोस्टली हाई कोर्ट में होती है। ठीक है, लेकिन आप उनको याद रखना कि जहां होती है वहां होगी। ठीक, शब्द याद रखना आप उनको। क्या होता है, शब्दों का खेल हो जाता है पेपर में। ठीक है, तो हालांकि अपन जानते हैं कि हाई कोर्ट में होगी, लेकिन अगर दोनों में से ये लिखा है तो फिर अपन यही लगाएंगे। ठीक है, तो जहां होती है वहीं अपील की जाएगी सेशन की। अब देखिए 450 सेक्शन 450, 450 क्या कहता है? 450 कहता है कुछ मुचलकों पर देय रकम का उद्ग्रहण करने के लिए निर्देश देने की शक्ति, वसूली की शक्ति है जी, मुचलकों की वसूली। ठीक है, ये वसूली है। कैसे वसूला किया जाएगा, कैसे वसूल किया जाएगा मुचलकों की रकम? ये कह रहा है उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय किसी मजिस्ट्रेट को निर्देश दे सकते हैं। यहाँ पे हाई कोर्ट और सेशन, हाई कोर्ट और सेशन ये मजिस्ट्रेट को निर्देश दे सकते हैं, आदेश दे सकते हैं। क्या आदेश दे सकते हैं? कि वह उस रकम को उद्धृत करे जो ऐसे उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय में हाजिर और उपस्थिति होने के लिए किसी बंद पत्र पर दे है। वो कह रहा है कि जब हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में उपस्थिति के लिए जो बंद पत्र वगैरह भरवाए गए थे, तो ये देखिए हाई कोर्ट में उपस्थिति के लिए हो या सेशन कोर्ट में उपस्थिति के लिए हो, तो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट तो वसूली करेंगे नहीं। तो ये अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जो है न्यायालय, उनसे कह देंगे कि भैया आप लोग जो है, जो यहाँ हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट की उपस्थिति के लिए जो रकम भरवाई गई थी उसको क्या करेंगे, उसको वसूल करके आप हमें भेजें। तो ये न्यायालय जो निचले न्यायालय है या कह लीजिए मजिस्ट्रेट के जो न्यायालय है, उनसे कह सकते हैं कि भैया जो रकम थी उसको वसूल किया जाए और हमारे पास क्या किया जाए, उसको भेजा जाए। ये हो गया आपका चैप्टर 33 कंप्लीट। ठीक है, एक मिनट, आगे का जो चैप्टर है उसमें कितने हैं? 34, 35, 36। और जे 37, लगभग 37 तो खैर लास्ट ही बिल्कुल है ही नहीं। चार, लगभग 4 चैप्टर हैं आपके। 50 तक, 450 तक ये हो गई है। 484 इसमें धाराएं हैं, लगभग थोड़ी बहुत धाराएं और बची हैं। देखिए सीआरपीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, प्रोसीजर है, बार बार पढ़ेंगे तो याद बना रहेगा। कोई याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है सीआरपीसी। सीआरपीसी केवल पढ़ने वाला सब्जेक्ट है जिसको आपको पढ़ना है, बार बार पढ़िए। प्रोसीजर है, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, अपने आप उसकी चीजें याद हो जाएंगी। लेकिन वो ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि उसको बैठ के घोट रहे हैं आप, घोटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। आईपीसी घोट सकते हैं लेकिन इसको नहीं घोट सकते। ठीक है, आईबीसी में भी कुछ चीजें घोटी जा सकती हैं, मतलब रटी जा सकती हैं,
बाकी चीजें जो पीछे आती हैं जो समझने वाली वो समझने लायक होती हैं, हत्या, आपराधिक मानव पथ हो गया, ये सारी चीजें समझने लायक है ना। और बाकी चीजें आप आईपीसी की रट सकते हो, कुछ चीजें आईपीसी की भी समझने वाली है ना। तो आपका सीआरपीसी हो गया, आपका एविडेंस हो गया, ये पढ़ने वाली चीजें हैं, इनको रटने वाली चीजें नहीं है। हालांकि सेक्शन कुछ पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण सेक्शन ही पूछे जाते हैं सीआरपीसी में, और जो अपन को मोस्टली याद रहते हैं सभी को, ठीक है। तो ये पढ़ने की लायक चीजें, और सीआरपीसी अंदर से पूछे जाने वाला विषय है, कम ही सेक्शन सीआरपीसी में पूछे जाते हैं। सीआरपीसी में प्रोसीजर ही इतना ज्यादा है कि अंदर बहुत कुछ है मटेरियल पूछने लायक, तो अंदर से ही ज्यादा आता है, बाहर से जो है ऊपर उथला जो सेक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं वो थोड़े बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन अंदर से ज्यादा आता है, ठीक है। तो इसको पढ़ने लायक सब्जेक्ट है। बाकी जो अगला चैप्टर है मैं आज शुरू नहीं करूंगा, इसे सोमवार से ही शुरू करूंगा इसको। अध्याय 34 जो है आपका संपत्ति का बयान, ये सोमवार से शुरू करेंगे, सोमवार और आपका मंगल या बुध तक इसको खत्म करेंगे, ठीक है। बुध तक ही होगा, तो बुधवार तक इसको अगले खत्म करेंगे अपन, ये बाकी सोमवार से पढ़ेंगे सीआरपीसी। आज बस इतना ही रहने दीजिए, 34, 35, 36 और 37, ठीक है। हालांकि ये पीछे 4 चैप्टर जरूर लग रहे हैं लेकिन छोटे छोटे हैं, ठीक है। 50, 51 से शुरू है ये, तो ये कल देखेंगे, तो मतलब सोमवार को देखेंगे, ठीक है। आज बस इतना ही रहने दीजिए।